हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर। एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां हम पढ़ते हैं फिजिक्स को बड़े इंटरेस्टिंग वे में, बड़े ही शानदार तरीके से हम करते हैं, जहां कॉन्सेप्ट क्लियर और जहां पर रटना मना है, क्योंकि हम हमेशा एक ही मोटो फॉलो करते हैं। फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स है समझने वाला सब्जेक्ट, और उसके लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। और बहुत सारे स्टूडेंट इसी के वजह से सफर करते हैं, इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम्स में रहते हैं, क्योंकि उनके बेचारों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, हर बात उन्हें बेसिक से नहीं पता होती। और इसीलिए ये चैनल, ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सच में बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, फिजिक्स में जो डफर समझते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, वीक समझते हैं, और बट उन्हें फिर भी मेहनत करना है, तो साथ के साथ लग जाइए मेहनत करने में। गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो एक दिन चुटकियों पर आ जाएगा, बड़े ही शानदार तरीके से आप लोगों को पछाड़ दोगे, बट उसके लिए मेहनत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास बड़ी ही शानदार होने वाली है, जैसा हमेशा होती है, लेकिन आज जो टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और थोड़ा लीक से हटकर टॉपिक है। तो हमारा जो चैप्टर है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, संधारित्र, धारिता, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आरबीएसई, एमपी, यूपी, कोई भी जगह का बोर्ड हो, इन सब के लिए आज हम बात करने वाले हैं, जहां ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हर सिलेबस में मिलेगा आपको। इसके अलावा ये आपको ऑल बोर्ड अकॉर्डिंग सिलेबस हम बात करने वाले हैं, नीट, आईआईटी, एनटीएससी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, इन सब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस पे भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो फिजिक्स का जो मतलब पूरा निचोड़ है वो आपको मिलने वाला है, बट उसके लिए साथ के साथ फोकस करते हुए आपको क्लास भी अटेंड करनी पड़ेगी। आज का टॉपिक रहेगा हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, परावैद्युत पदार्थ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये इफेक्ट करता है, ये इसका प्रभाव पड़ता है कैपेसिटेंस पर। तो धारिता पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, ये पढ़ने के लिए, ये जानने के लिए जरूरी है कि ये जो मटेरियल ये होते क्या है, इनका नेचर क्या होता है। इसलिए आज की क्लास में हम फुली इन्हीं पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इन्हीं पर ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिएगा, क्योंकि अपने हाथों से लिखे हुए बेस्ट नोट्स जो होते हैं वो बेस्ट स्टडी मटेरियल होते हैं, उनसे अच्छा स्टडी मटेरियल कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, परावैद्युत पदार्थ है, उन्हें नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, अचालक और कुचालक पदार्थ। अब दिमाग में आइडिया आया होगा आपके, यदि आपके छोटी मोटी बातें या छोटे मोटे कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर हो गए होंगे कि अचालक और कुचालक होते क्या है, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर मटेरियल क्या होते हैं। नाम से पता लग रहा है, नॉन कंडक्टर अचालक, जो कंडक्टर नहीं है, जो चालक नहीं है, मतलब जिनमें चालकता प्रदर्शित नहीं होती, जिनमें कंडक्टिविटी नहीं होती, वो सब मटेरियल क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाते हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि कंडक्टिविटी किनमें नहीं होती, जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है, जिनमें चार्ज आवेश एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे स्थानांतरित नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उन्हें उन मटेरियल्स को हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, नॉन कंडक्टर, इंसुलेटर, अचालक और कुचालक पदार्थ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पदार्थ होते हैं, ये जो मटेरियल है, इनके अंदर कभी कंडक्टिविटी नहीं होती, चालकता नहीं होती, मतलब जो चार्ज है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर नहीं जा सकता है। जब नहीं जा सकता है तो ये हमारे किस तरीके से काम में आने वाले हैं, ये है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात। तो आइए देखो, मैंने डेफिनेशन लिखी है, दीज आर मटेरियल व्हिच डू नॉट शो कंडक्टिविटी बट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे कैन स्टोर चार्जेस एंड शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब वे मटेरियल जो कभी भी कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं, चालकता नहीं दर्शाते हैं, किंतु एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर वो विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। अब सबसे बड़ी बात जो स्टूडेंट्स के मन में आ रही होगी, यदि आप में क्यूरियोसिटी है, इगरनेस, आप जानना चाहते हैं, मतलब अंदर उत्सुकता है कि ऐसा क्यों होता है, तो और यदि आप घास काट रहे हैं तो फिर तो जो चल रही है उसको चलने दो, और फिर तो लास्ट ऑप्शन आपके पास रटने वाला ही रहने वाला है। तो रटना नहीं है, जरूरी है, उसके लिए फोकस करो। तो मैं यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि वो कंडक्टिविटी शो नहीं करते बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं, मतलब विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कैसे? लेकिन यदि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं, रिवाइंड करके लेके जाऊं, तो जहां हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी, गाउस के नियम में मैंने पढ़ाया था आपको नॉन कंडक्टर स्फीयर अचालक गोला, और वहां पे हमने बात की थी कि अचालक गोला जो होता है, नॉन कंडक्टर मटेरियल जो होता है, उस पर आप जब चार्ज देते हैं तो चार्ज केवल उसी पॉइंट्स पर रहते हैं जहां पर आप उन्हें देते हैं।
तो सपोज करो मैंने चार्ज यहां पर दिया तो यहीं पर पड़ा हुआ रहेगा। कंडक्टर में क्या होता था, चालकों में क्या होता था, याद करिए, जैसे ही हम चार्ज देखते थे चार्ज यहां से मूव कर जाता था, यहां से चला जाता था और पूरे सरफेस पर, पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता था। इसमें जहां पर हम चार्ज देते हैं बस वहीं पर ही ये चार्ज पड़े हुए रहते हैं। अब इसके पास चार्ज है ना, चार्ज रख सकते हैं, इसका मतलब ये मटेरियल अपने पास चार्ज रख सकते हैं। और जब चार्ज रख सकते हैं तो जिन पर चार्ज होता है, जो आवेशित होते हैं, वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाते हैं, अपना विद्युत क्षेत्र भी बनाते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि ये मटेरियल जिनमें चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकता, लेकिन चार्ज रह सकता है, और चार्ज रह सकता है तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब बात करते हैं इसके बारे में और डीपली। एग्जाम में इतना सा तो आने से रहा, कुछ और भी तो आएगा। इनकी प्रॉपर्टीज भी हम देखते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज ही पढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज से ही पता लगेगा कि ये किस तरीके से कैपेसिटर्स को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से धारिता पर इनका प्रभाव पड़ता है, कैपेसिटर में किस तरीके से ये यूज आते हैं। तो आइए बात करते हैं मटेरियल्स की। देखो मैं यहाँ पे इनका क्लासिफिकेशन कर देता हूं, दोनों साइड लिख देता हूं। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है ध्रुवी यानी पोलर, एक होता है अध्रुवी यानी नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर, ठीक है। अब इनके बारे में बात करते हैं। देखो ध्रुवी नाम से पता लग रहा है जिसमें ध्रुव होते हो, इसका मतलब मैं कह सकता हूं इसमें प्लस माइनस दोनों होते हैं, और प्लस माइनस थोड़ी डिस्टेंस पर होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं। और जब प्लस माइनस दोनों दूर दूर होते हैं तो द्विध्रुव बनता है, डाइपोल बनता है। तो इनका डायग्राम बना देता हूं मैं आपके लिए, किस तरह से होते हैं। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, माइनस प्लस के जोड़े के रूप में रहते हैं, लेकिन इनका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, पड़े हुए रहते हैं ऐसे कोई भी डायरेक्शन में, ठीक है, बिखरे हुए रहते हैं, रैंडमली जमे हुए रहते हैं। तो इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों है, जब दोनों है तो ये द्विध्रुव बनाते हैं, द्विध्रुव डाइपोल फॉर्म करते हैं। और जब डाइपोल फॉर्म करते हैं तो प्रत्येक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, प्रत्येक द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण होता है। Each dipole have its dipole moment. ठीक है, प्रत्येक का डाइपोल मोमेंट होता है, ये तो कंफर्म हो गया। बट यहां देखो ये रैंडमली पड़े हुए हैं, इधर उधर बिखरे हुए हैं, और जब इधर उधर बिखरे हुए हैं तो जो टोटल सम है डाइपोल मोमेंट का, मतलब टोटल डाइपोल मोमेंट, पूरे मटेरियल का द्विध्रुव आघूर्ण, पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। क्यों होता है मैंने आपको बताया। सपोज को मैं यहां बता देता हूं, ये माइनस प्लस एक इधर बना हुआ है, माइनस प्लस इधर बना हुआ है, माइनस प्लस ऐसे बना हुआ है, प्लस माइनस ऐसे बना हुआ है। तो डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, मतलब इसका डायरेक्शन p इधर होगा और इसका p इधर होगा, इसका p इधर होगा, माइनस से प्लस इधर तो इसका p इधर होगा। तो जब इनकी डायरेक्शन इस तरीके से होते हैं कि टोटल वैल्यू जीरो हो जाती है, पूरा द्विध्रुव आघूर्ण टोटल डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो प्रत्येक का तो होता है, हर एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन टोटल पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, टोटल डाइपोल मोमेंट कितना हो जाता है, जीरो। कुल द्विध्रुव आघूर्ण जीरो। ये लिखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगी, ठीक है। नोट्स में आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन करते रहिएगा और लिखते रहिएगा। बात करते हैं अध्रुवी की, इधर कंपैरिजन करता हूं। अध्रुवी नॉन पोलर, जिसके अंदर पोल्स कोई ना, मतलब प्लस माइनस नहीं होने चाहिए, मतलब दो ध्रुव नहीं होने चाहिए। अब हम सोचेंगे कि प्लस माइनस नहीं होंगे तो किस तरीके से मटेरियल काम करेंगे। तो देखो इसमें होता क्या है,
प्लस माइनस होता है लेकिन वो कभी द्विध्रुव नहीं बनाते हैं, उनमें डाइपोल नहीं बनता है क्योंकि नाम यही है नॉन पोलर, जिनका पोल ना हो। जब पोल ना हो, डाइपोल नहीं होंगे तो वो द्विध्रुव भी नहीं बनाएंगे। तो फिर प्लस माइनस किस तरीके से रहेंगे, देखो इसमें प्लस माइनस कॉन्सेंट्रेट रहते हैं एक जगह, इन दोनों के सेंटर कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, इन दोनों के केंद्र एक दूसरे पर केंद्रित रहते हैं, मतलब एक के ऊपर एक पड़ा हुआ है, दोनों का एक ही सेंटर है, एक ही सेंटर है तो दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है तो डाइपोल नहीं होता है, क्योंकि डाइपोल द्विध्रुव तब बनता है जब दो समान यानी एक प्लस और एक माइनस हो, बट दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस भी होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए, नेचर अलग होना चाहिए, मान समान हो, एक प्लस का और एक माइनस का, और दोनों के बीच में डिस्टेंस भी हो। यहां पर डिस्टेंस नहीं है इसलिए इनका नाम क्या है, नॉन पोलर है। जब नॉन पोलर है तो ये डाइपोल बनाएंगे क्या, नहीं बनाएंगे, तो इसमें डाइपोल नहीं होता, डाइपोल नहीं बनता। जब डाइपोल नहीं होता तो डाइपोल मोमेंट भी नहीं होता। डाइपोल मोमेंट नहीं होता, द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है, ठीक है। तो टोटल डाइपोल मोमेंट, टोटल द्विध्रुव आघूर्ण जो इसमें भी जीरो होता है, इसमें भी जीरो होता है। बस जो डिफरेंस है वो इतना ही है कि इसमें द्विध्रुव बनता है बट इनका डायरेक्शन, इनकी सिचुएशन, इनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है, कुछ फैले हुए रहते हैं इधर उधर, यादृच्छिक रूप से रैंडमली फैले होते हैं, तो उस वजह से टोटल मिला के फिर वापस क्या हो जाता है, जीरो। बट इस बेचारे के पास तो डाइपोल है ही नहीं, और डाइपोल नहीं है तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा। जब डाइपोल मोमेंट नहीं होता है तो हम इनको यूज कैसे करते हैं, ये देखिए, ये जो कंडीशन है ये तब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, ठीक है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो तब क्या हो, ये सबसे जरूरी बात है। तो मैं इसको रब कर देता हूं और अब बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड जब हो तब। तो देखो यहां पर बड़ा ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है, आपको इसको रखना नहीं पड़ेगा थ्योरी में, अदरवाइज बुक से आपको रखना ही पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि आप रखें, इसलिए फोकस करिए यहां पर। देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हम इन पर, ये लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, प्लस और माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब है बैटरी से जोड़ना, ठीक है, क्योंकि एक बैटरी में एक प्लस और एक माइनस होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लस और माइनस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। तो देखिए, प्लस और माइनस लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर लगा दिया। जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, डाइपोल द्विध्रुव में जो प्लस और माइनस का जोड़ा बन रखा था, जो पेयर बना हुआ था, उसमें सारे माइनस इस साइड आ जाएंगे प्लस के साइड, और सारे प्लस इधर माइनस की तरफ जाने लग जाएंगे, आपस में हो जाएगा उन्हें, ठीक है। पीछे पीछे भागना चालू कर देंगे इस माइनस के साइड में सारे प्लस। तो देखिए, जैसे इधर माइनस आएगा तो कुछ इस तरीके से वो जम जाएंगे, प्लस इस साइड माइनस इस साइड। अब देखो, इनका जो ये इधर उधर बिखरे हुए थे, ये अब संरेखित हो गए, एक लाइन में आ गए, सबके सब जम गए हैं सबके सब। तो जब एक लाइन में डिसिप्लिन मैनर में ये जब जम गए तो इनमें डाइपोल मोमेंट आता है, ठीक है, क्योंकि ये द्विध्रुव बना रहे हैं। तो देखो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो फॉर्म्स डाइपोल, और जब डाइपोल फॉर्म्स होता है सो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, ये द्विध्रुव बनाते हैं, अतः प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। प्रेरित बोलेंगे इसको, इंड्यूस्ड बोलेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है अब वैल्यू आई है, वैल्यू पहले भी थी लेकिन टोटल हो रहा था जीरो, बट अब इनकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, टोटल जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पहले इनका डायरेक्शन इधर उधर बिखरा हुआ था, फैला हुआ था इधर उधर, बट अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, इन्होंने क्या किया, अपने आप को जमा लिया है, एकदम आदमी की तरह एक लाइन बाय लाइन फोकस सीधा हो गया है। जब सीधा हो गया तो इन सबका डायरेक्शन देखो, माइनस से प्लस, इधर पी इधर पी इधर पी इधर पी, मतलब सबका डायरेक्शन एक हो गया। देखो
इस वाले का भी इधर, इस वाले का भी इधर, इस वाले का भी इधर, इस वाले का इधर। सेम डायरेक्शन की वजह से वैल्यू जुड़ गई है और जब वैल्यू ऐड हो गई है तो अब वैल्यू जीरो नहीं होती है, अतः प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, उत्पन्न हो, ये मैंने यहाँ पे लिखा दिया है। ठीक है, अब द्विध्रुवी के साथ में बात करते हैं, नॉन पोलर के साथ में बात करते हैं। नॉन पोलर की बेचारे की किस्मत में था कि इसके पास प्लस माइनस एक ही जगह पर रहेंगे तो डाइपोल नहीं बनेगा, द्विध्रुव नहीं बनेगा। लेकिन यहां पर मामला बदल गया है, अब ध्यान से देखिए। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उन दोनों का प्यार अब खत्म। पहले चल रहा था हम साथ साथ है, दोनों एक के साथ है। अब देखो जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही उस जो आपके पास मटेरियल था उसके जो प्लस वाले थे वो माइनस की तरफ चले गए और माइनस वाले प्लस की तरफ आ गए। तो जैसे ही वो प्लस माइनस लगाया, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही माइनस इस साइड और प्लस इस साइड हो गए। अब ये दूर दूर हो गए, इनके बीच में एक डिस्टेंस मेजर हो गई है, ऐसे कह सकते हो, थोड़े दूर दूर हो गए। पहले एक जगह थे, अब थोड़े से डिस्प्लेस्ड हो गए, विस्थापित हो गए। इसका मतलब पहले चल रहा था हम साथ साथ है, अब चल रहा है हम आपके हैं कौन। समझ गए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते ही हम साथ साथ ऐसे हम आपके हैं कौन पर आ गया है। अब जो तो देखो जब यहां पर हम पहुंच गए, ऐसी सिचुएशन आ गई है, तो यहां पर क्या हुआ, जब दोनों अलग अलग हुए, जब अलग अलग हुए प्यार खत्म हुआ। जैसे ही प्यार खत्म हुआ, प्यार किसने खत्म किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने। इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। अब देखो जब रिश्ते में दरार आ गई तो अब ये बन गए पड़ोसी, और जब पड़ोसी बन गए हैं, पहले एक घर वाले थे अब पड़ोसी है, और जब पड़ोसी बन गए हैं तो यहां पर देखो प्लस अलग है माइनस अलग है, तो अब यहां पर डाइपोल बनेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दे फॉर्म्स डाइपोल, हेंस डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड, डाइपोल मोमेंट पैदा हुआ है अब यहां पर। अब देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख देता हूं, अतः ये द्विध्रुव बनाते हैं और प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। आप ये मत समझना कि ये थ्योरी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा दी है, मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूं, मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूं, ताकि आपको मेरी कही हुई बातें एज ए पॉइंट्स आपको याद हो जाए। बाकी आप अपने ओन वर्ड्स में, अपने खुद के शब्दों में इसको लिख सकते हैं, चलिए खुद को खुद बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो थ्योरी भी आपको रटनी नहीं पड़ेगी। आगे मेरी बात समझने को देखो, यहाँ पे क्या हो चुका है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो डाइपोल मोमेंट नहीं था, दोनों के पास नहीं था, टोटल डाइपोल मोमेंट जीरो था। बट जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट आया, इसके पास भी डाइपोल मोमेंट आया, तो मैं कह सकता हूं मटेरियल कुछ भी हो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुछ भी हो, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होने पर हमेशा डाइपोल मोमेंट जीरो शो करते हैं। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में हमेशा द्विध्रुव आघूर्ण जीरो होता है। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र हम अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति में हमेशा इनमें डाइपोल मोमेंट आ जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो यहां पर कहानी के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का असली रोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो डाइपोल मोमेंट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट का उत्पन्न होना हमेशा कहलाता है पोलराइजेशन। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो एक बार और बता रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट का पैदा होना, डाइपोल मोमेंट का इंड्यूस होना, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण का उत्पन्न होना हमेशा कहलाता है पोलराइजेशन, ध्रुवण। तो मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं, साथ के साथ देखो समझिए कहानी रब कर रहा हूं। देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा, बता रहा हूं, देखो पोलराइजेशन। तो देखिए पोलराइजेशन,
पोलराइजेशन ध्रुवण। डेफिनेशन में यहां पे लिखा देता हूं, इंडक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट in electric field is the induction of dipole moment in electric field या in the presence of electric field भी लिख सकते हैं हम। in the presence of electric field is called as polarization। ये इसकी डेफिनेशन है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में परावैद्युत पदार्थों में प्रेरित विद्युत आघूर्ण का उत्पन्न होना ध्रुवण कहलाता है। ठीक है, ध्रुवण को पोलराइजेशन को पोलराइजिंग वेक्टर से शो करते हैं, ध्रुवण सदिश से शो करते हैं। ध्रुवण सदिश पोलराइजिंग वेक्टर पी वेक्टर। ये तो पोलराइजेशन के बारे में मैं बता चुका हूं कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जब आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, तो परावैद्युत पदार्थों में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में हमेशा इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट प्रेरित विद्युत आघूर्ण आ जाता है और यही कहलाता है ध्रुवण। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और ध्रुवण होता है, तो ध्रुवण को हम किससे लिखते हैं? ध्रुवण सदिश से। तो जो परावैद्युत पदार्थों का ध्रुवण होता है, पोलराइजिंग वेक्टर ऑफ डाइपोल मटेरियल होता है, वो हमेशा ध्रुवण सदिश हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के। यहां लिख देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। Polarizing vector is directly proportional to applied electric field। ये है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश ये है विद्युत क्षेत्र। नोट्स में लिख लेना ढंग से, थोड़ा राइटिंग पे कॉन्सेंट्रेट कम करना, क्योंकि जल्दी जल्दी लिखते हुए राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ जाती है। बट मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपको जो क्वालिटी और कंटेंट मिलने वाला है उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होगा। बस आपको मेरे साथ मेहनत करना। तो देखो, अब P वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P वेक्टर है, तो देखिए यहाँ पर ध्रुवण सदिश P वेक्टर, जैसे आप इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले साइन को हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा काई E। ठीक है, ये स्मॉल ई इलेक्ट्रिक को बताता है, विद्युत की बात करता है। यहां पर आएगा E वेक्टर। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया है। अब देखिए, ये जो है आपका कांस्टेंट, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी, विद्युत प्रवृत्ति। ये इसका नाम है। अब ये जो कांस्टेंट आया है, ये है क्या? ये एक स्केलर क्वांटिटी है और डायमेंशनलेस है। अदिश और विमाहीन राशि है। इसके बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो मैंने यहां पर लिख दिया है। आगे मेरी बात समझ में, तो मैंने ध्रुवण के बारे में डेफिनेशन लिखा दिया, आपको समझा दिया है। ध्रुवण को ध्रुवण सदिश से, ये जो आपका पोलराइजेशन वेक्टर है P वेक्टर, इससे मेजर करते हैं। और P वेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E वेक्टर के। जिन मटेरियल्स के लिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है E वेक्टर के लिए, उन मेटल्स को बोलते हैं रेखिक समदेशिक पदार्थ। रेखिक समदेशिक पदार्थ।
आगे मेरी बात समझ में? ये आप ध्यान रखना। वैसे जिन पदार्थों में द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित होता है उनमें P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये वेक्टर मतलब उन पदार्थों को हम रैखिक समदेशिक पदार्थ भी कह सकते हैं। बट यदि आप इस पर ध्यान ना दो तो भी चलेगा, लेकिन ये ध्यान रखना P वेक्टर डायरेक्टली होता है वेक्टर के प्रोपोर्शनल, और P वेक्टर के बाद में सॉल्व करते हैं तो ये आता है, ये कांस्टेंट कहलाता है इलेक्ट्रिक सब्सक्रिप्टिबिलिटी, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। अब देखिए ये जो आपका ध्रुवण सदिश P वेक्टर, इसकी भी डेफिनेशन कभी कभी पूछ लेते हैं तो मैं इसकी भी डेफिनेशन आपको लिखवा देता हूं, ठीक है? यहां से मैं रख कर रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा रिवाइंड करके, ठीक है, ताकि आपके नोट्स पूरे ढंग से प्रिपेयर हो जाए। तो देखिए ध्रुवण सदिश पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजिंग वेक्टर, जो कि पोलराइजेशन के लिए यूज होता है, ध्रुवण के लिए यूज होता है। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है? आगे देखो, एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, टोटल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो है कहलाता है ध्रुवण सदिश पोलराइजेशन वेक्टर। में डेफिनेशन ये भी कह सकता हूं, एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश कहते हैं। मैंने दोनों डेफिनेशन लिखी है, तो यहां से भी मैं एक फॉर्मूला निकाल के देता हूं आपको। P वेक्टर जो होता है टोटल डाइपोल मोमेंट, कुल द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, और डिवाइड बाय वॉल्यूम आयतन, तो मैंने यहां पे लिख दिया आयतन। एकांक आयतन में उत्पन्न प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण तो P, और यहां पर आ गया आपके पास V। यदि आपके पास जो डाइपोल मोमेंट आया है तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं 2a into Q। Q वो चार्ज होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अब अलग अलग होने पर आए हैं, जिन्होंने डाइपोल बनाया है, वो चार्ज जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल बनाया है। आगे मेरी बात सुनने, वो आवेश जो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करते हैं, द्विध्रुव बनाते हैं, वो चार्ज तो उनको मैं लिख देता हूं QP से, ठीक है? ये पोलराइजिंग वाले चार्ज हो गए एक तरीके से। ध्रुवण के बाद में जो चार्ज हमें दिखते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऐसे कैसे लिख देता हूं, आयतन ऐसे कैसे लिख देता हूं, तो P का फॉर्मूला ये भी होता है। ये आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा, बट जब आप डेरिवेशन सॉल्व करोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन की, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो इफेक्ट होता है कैपेसिटेंस पे, धारिता पर जो प्रायोगिक पदार्थ का प्रभाव होता है, वहां पर ये चीज आपको दिखने वाली है। और इस चीज को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, वो लाइन, वो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन हमें रटनी पड़ती है। आगे मेरी बात समझ में, तो मैंने कहा है रटना बंद करो। तो आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर खत्म है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और फिर बात करेंगे कि ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो कैपेसिटेंस में किस तरह इफेक्ट डालते हैं, किस तरीके से हम कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, कैसे कम हो सकता है, कैसे कैपेसिटेंस 2 या 2 से ज्यादा कैपेसिटेंस यूज करते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो ये सब अब होने वाला है नेक्स्ट क्लास में। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बड़ी शानदार सुपर कॉन्सेप्ट के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ, नोट्स प्रिपेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स?